तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो एक टाइप का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही फॉर्म होता है, जिसमें कि हमें असाइनमेंट देना होता है। असाइनमेंट दैट मीन्स कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रहता है, ताकि आप आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके। अगर कहीं लॉस होते हैं या कहीं पे कॉस्ट लगती है आपकी, तो आप उस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, जिसमें कोई कंपनी है, मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको ये डिसाइड करना है कि उसको जो फोर डिफरेंट सब असेंबलीज है, सब असेंबली 1, 2, 3 और 4, इनको किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाना है। हमारे पास अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर 1, 2, 3 और 4। तो 4 डिफरेंट सब असेंबलीज है हमारे पास और 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा कॉस्ट यहाँ पे रहे, वो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जो है उसे हम रिड्यूस कर सके। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम टूल कॉस्ट अप्लाई करेगा, हम उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है। सेकंड, इससे हमें एक और चीज ये समझ में आती है कि किस मशीन के थ्रू हम या किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किस सब असेंबली को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और इसके लिए वहां पर बिड या टेंडर की प्रोसेस अप्लाई की गई है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको डेटा दिखते हैं वो डेटा रहते हैं कॉस्ट के, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्टर 1 है, उसने सब असेंबली 1 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15 यूनिट का कॉस्ट सबमिट किया है। अब ये हंड्रेड्स ऑफ रुपीज है, दैट मीन्स 1500 रुपीज। सेकंड, अगर हम देखें तो सब असेंबली 1 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 जो है वो 1300 रुपीज का कॉस्ट सबमिट करता है। दैट मीन्स वो बिडिंग जो हो रही है या जो टेंडर दिया है उसमें उन्होंने बताया कि हम 1300 रुपीज लेंगे सब असेंबली 1 के लिए। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सब असेंबली 1 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 जो है वो 1400 रुपीज का कॉस्ट सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है। अगर आप देखें तो मशीन जो सब असेंबली 4 है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर 1 जो है वो 1500 रुपीज का चार्ज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर 2 1700 रुपीज का चार्ज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 1400 रुपीज का, और कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 1600 यूनिट्स का चार्ज करना। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी सब असेंबली किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाए, ताकि जो टोटल कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट रहेगा ये रहेगा कॉस्ट ऑफ ईच सब असेंबली। तो जब हम अलग अलग सब असेंबलीज को करें तो हमें यहाँ फाइंड करना है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट रहेगा। तो अब इसमें स्टेप्स क्या क्या आपको फॉलो करना रहती है। फर्स्ट स्टेप रहती है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हो गया टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। उसके बाद आपको प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना रहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। तो फर्स्ट चीज इसमें आती है फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेशन इसका करना है। तो मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जनरलाइज फॉर्मूला आप इसमें यूज करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको हम डिनोट करेंगे जेड से। जेड इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू, अब ये i इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4, तो i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हम लेंगे समेशन j इज इक्वल टू 1 टू j इज इक्वल टू 4। यहाँ पर j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम जो हमें कितने मिल रहे हैं इस मैट्रिक्स में 4 मिल रहे हैं।
तो j इज इक्वल टू 1 टू j इज इक्वल टू 4। साथ में आपको लेना पड़ता है कॉस्ट। अब इंडिविजुअल कॉस्ट किसका, ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट Cij, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम उस एलिमेंट के साथ, उसकी पोजीशन क्या है, तो xij। तो अगर इसे हम फॉर्मुलेट करते हैं तो इसमें फॉर्मुलेशन में आपको मिल रहा है 15। कॉस्ट फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कॉस्ट आ रहा है 15। अगर इसकी पोजीशन देखें तो क्या है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो आएगा x11। सिमिलरली 13 के लिए देखें हम तो 12, तो 13 इंटू x12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं 14 प्लस 14, और x की पोजीशन देखें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली 17 के लिए देखें हम तो 17 आ रहा है हमारा फर्स्ट रो में और फोर्थ कॉलम, तो x14। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स हम प्लस करके ऐड करते जाएंगे, 11 x21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 12 x22 प्लस 15 x23 प्लस 13 x24। तो जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी का एडिशन करके हम यहाँ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है 13 x31 प्लस 12 x32 प्लस 10 x33 प्लस 11 x34। नेक्स्ट 15 x41 17 x42 14 x43 एंड 16 x44। ये हमने अभी फॉर्मुलेशन करा है इसका। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप ये थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में फॉर्मुलेशन पूछा जाता है तो ही आपको ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसे हर बार फॉर्मुलेट करें। तो फॉर्मुलेट करने के लिए रिप्रेजेंट करने का जो जनरलाइज तरीका होता है किसी भी मैथमेटिकल मॉडल का, वो इस तरीके से होता है और आप इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक और चीज इसमें रहता है कि आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कंस्ट्रेंट कौन कौन से है। तो कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू आपको जो भी है सब असेंबली वाइज भी चेक करना रहेगी और कॉन्ट्रैक्टर वाइज भी चेक करना रहेगी। तो क्योंकि ये एक टाइप से लीनियर प्रोग्रामिंग का ही फॉर्म होता है, तो आपको इसमें कंस्ट्रेंट भी कभी कभी कैलकुलेट करने का बोलते हैं। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि शो दैट द असाइनमेंट मॉडल इज या इस तरीके से आ सकता है कि आप इसका असाइनमेंट करिए और कंस्ट्रेंट किस फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं वो बताइए। तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें बेसिकली सॉल्व करना है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाता जाऊंगा। आप उसको देखते जाइएगा और क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा ताकि सारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, तो फर्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each row from other elements of corresponding row।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है कि हर रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको उस रो के जितने भी अदर एलिमेंट्स है या जितने भी एलिमेंट्स उस रो में है उन सभी से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट रो को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें क्या दिख रहा है, 13। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 13। दैट मीन्स फर्स्ट रो में आपको 13 को सब्ट्रैक्ट करना है 15 से, 13 से, 14 से और 17। हेलो हेलो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? बताएंगे कोई? यस यस सर आ सर। रही है। एक्चुअली बेटा यहाँ ये हुआ है कि लाइट चली गई है थोड़ा सा, तो यस सर। है ना, लाइट आई है तो मैं अभी फिर से कंप्यूटर के थ्रू से ज्वाइन कर रहा हूँ। अपन आगे स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट लगेंगे कंप्यूटर स्टार्ट होने में। ठीक है, तो मैं फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, जी सर। आ रही बेटा वॉइस आ रही है? यस सर। इस, यस सर आवाज आ रही है। हाँ, इसके पहले जो पढ़ाया था उसकी वॉइस आई थी आप लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. अरे आई थी ना कि नहीं आई थी? क्योंकि मुझे लगा शायद मैंने माइक ऑन किया भी था कि नहीं। चलो ठीक है, फिर से अपन एक बार देखते हैं, है ना। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम। प्रॉब्लम है 4 सब असेंबली है, 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास। किस कॉन्ट्रैक्टर से हमें किस सब असेंबली को बनवाना चाहिए कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसका लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे और जैसा कि अभी मैंने बताया था, उसके बाद पहली स्टेप आपकी जो रहेगी, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रो। तो फर्स्ट वाली जो रो है इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा 13, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 13, और बाकी अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 15, 13, 14, 7। तो इन सभी में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर से एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, सब असेंबलीज है 1, 2, 3 और 4, और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट रो के लिए अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 13, और इसे हम सब में से बाकी अदर एलिमेंट जो भी है उनसे माइनस करते हैं। तो 15 माइनस 13 यहाँ हो जाएगा 2, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 13 4। सिमिलरली सेकंड रो को भी हम देखेंगे, सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा देखते हैं। तो सेकंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 11, तो 11 को माइनस वो 11 है तो इस 11 को सभी एलिमेंट से माइनस करते हैं हम सेकंड रो के। तो 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 12 माइनस 11 1, 15 माइनस 11 4, 13 माइनस 11 2। थर्ड रो वाला देखते हैं हम। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, थर्ड रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10, तो इसको सभी एलिमेंट से माइनस करते हैं हम थर्ड रो के। तो 13 माइनस 10 3, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, और 11 माइनस 10 1। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 14, तो 15 माइनस 14 1, 17 माइनस 14 3, 14 माइनस 14 0, 16 माइनस 14 2। तो फर्स्ट स्टेप हमने की है। अभी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहता है कि जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर रो का है उसे आपको माइनस करना रहता है उस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। इस मेथड का नाम अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड बोलते हैं इसे। हंगरी में इजाद की गई थी इसलिए इसको हंगेरियन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेगी, अच्छा हंगरी में इजाद की थी, किन्होंने की थी, मिस्टर कॉनिंग ने, मिस्टर कॉनिंग। ठीक है, और हंगरी में इजाद की गई थी इसलिए इसे हंगेरियन मेथड बोलेंगे। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको हर कॉलम में जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको माइनस करना है। हर कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो देखते हैं, तो सेकंड स्टेप लिखिए आप, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each column from the corresponding या from the other elements of that column। ठीक है, तो क्या करना है,
फिर से आप मैट्रिक्स बनाइए, 4x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब क्या करना है आपको, आपकी कॉन्ट्रैक्टर है 1 2 3 4 और सब असेंबलीज आप यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 और 4। तो हर कॉलम में देखिए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं 2 0 3 1 2 0 3 1। सेकंड कॉलम में देखें तो सेकंड कॉलम में भी 0 आ रहा है, तो ये एलिमेंट्स भी ऐसे ही लिखा जाएंगे 0 1 2 3। थर्ड वाले कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो इसे भी हम लिख देंगे 1 4 0 0 1 4 0 0। ठीक है, फोर्थ कॉलम की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। इस 1 को हमें सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 1 3 4 - 1 3 2 - 1 1 1 - 1 0 और 2 - 1 1। तो इस तरीके से आपको ये एलिमेंट दिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है असाइनमेंट देना। असाइनमेंट देना दैट मीन्स आपको हर रो में देखना है कि जीरो कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो जहां जहां जीरो आएगा रो वाइज चेक करेंगे हम, और उस जीरो के ऊपर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। तो स्क्वायर बना सकते हैं आप इस पे। तो वो जो स्क्वायर आप असाइन करेंगे दैट मीन्स इसका मतलब होगा कि आपने उसको असाइनमेंट दे दिया है। तो अगर फर्स्ट रो की बात करें हम, तो फर्स्ट रो में एक सिंगल जीरो मिल रहा है, उसको मैं एक स्क्वायर बना देता हूं इसके ऊपर। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो चुका है। सब असेंबली 1 विल बी मैन्युफैक्चर्ड थ्रू दी कॉन्ट्रैक्टर 2। फर्स्ट वाली जो सब असेंबली है उसका ऑर्डर हम कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को देंगे, इसका मतलब ये निकलता है। सेकंड वाली रो में देखिए आप, तो एक ही जीरो है, इस पे भी एक स्क्वायर बनाइए। और यहाँ पर सेकंड वाली जो सब असेंबली है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 को देंगे। थर्ड वाले रो में अगर आप जाते हैं तो थर्ड रो में दो जीरोस मिल रहा है आपको, तो फिर आपको यहाँ थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसे कॉन्ट्रैक्ट दे, मतलब किसे असाइनमेंट करें। तो अगर मैं यहाँ असाइनमेंट कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ असाइनमेंट दे देता हूँ तो इसका मतलब इस कॉलम में आने वाला नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सब असेंबली 3 का। तो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 जो है फोर्थ वाली मशीन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को एक ही सब असेंबली असाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला जीरो है उससे असाइन न करते हुए जो नेक्स्ट जीरो दिख रहा है इसे असाइन कर देते हैं। अगर मैं इसे असाइन कर देता हूं तो अब इस रो में और कोई सा असाइनमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस रो में जो नेक्स्ट जीरो दिख रहा है उसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस ये बता रहा है कि एक असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब आप इधर कहीं असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो हर रो में एक असाइनमेंट करना है हमें। नेक्स्ट फोर्थ रो में गए हम, फोर्थ रो में एक सिंगल जीरो है तो इसको हम असाइनमेंट दे देते हैं। दैट मींस कि सब असेंबली 4 जो है दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3। ठीक है, इस टाइप से हो गया असाइनमेंट। अब आपको फाइनल कॉस्ट निकालना रहता है कि फाइनल टोटल कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो कितना होगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो असाइनमेंट आपने किए हैं ये ऑप्टिमम असाइनमेंट है या नहीं है। तो ऑप्टिमम असाइनमेंट चेक करने का एक जो बेसिक तरीका है वो ये होता है कि आप हर रो वाइज चेक कीजिए कि हर रो में एक असाइनमेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट रो में एक असाइनमेंट है, सेकंड रो में एक असाइनमेंट है, थर्ड रो में एक असाइनमेंट है, फोर्थ रो में एक असाइनमेंट है।
नेक्स्ट ये चेक कीजिए कि हर कॉलम में भी एक असाइनमेंट हो चुका है कि नहीं। तो फर्स्ट कॉलम में एक असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में भी एक असाइनमेंट है, थर्ड कॉलम में भी एक असाइनमेंट है, फोर्थ कॉलम में भी एक असाइनमेंट है। तो एक ये ऑब्जर्वेशन का तरीका रहता है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम आया है या नहीं। दूसरा तरीका ये रहता है कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ असाइनमेंट, वो नंबर ऑफ असाइनमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ असाइनमेंट के इक्वल है या नहीं है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, और जो असाइनमेंट है, जो हमने नंबर ऑफ असाइनमेंट किए हैं 1 2 3 4, तो 4 असाइनमेंट हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यूज लिखना है, आपको टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी वहां पर आपको कॉस्ट दी गई है उसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले में आपने जो असाइनमेंट दिया है दैट इज, इसमें जो यूनिट कॉस्ट आपने ली है वो आपको दी है नंबर ऑफ हंड्रेड्स में। तो कितना हो जाएगा ये 13 वाला, आपकी पोजीशन कौन सी आ रही है, X12, X12 वाली पोजीशन है। दैट मीन्स ये जो पोजीशन है यहाँ पर कॉस्ट है 13 और इसकी पोजीशन है X12। तो हम सारी जो पोजीशंस है उनको 1 ही मानते हैं, तो इसका हो जाएगा 13 इंटू 1। नेक्स्ट वाला आपके साथ क्या है, आपकी जो पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है, आपकी वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1। नेक्स्ट आपका जो अगला कॉलम आ रहा है, अगली जो असाइनमेंट दिया है वो आपने दिया है थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे कितना कॉस्ट है 11 का, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो आपका असाइनमेंट है वो है फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 14, तो प्लस 14 इंटू 1। अब ये जो 13 और 11 11 14 ये सब वैल्यूज जो दी है ये नंबर ऑफ 100 यूनिट्स में दी है। तो ये वैल्यूज 100 रुपीज में दी है। तो टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आएगा 13 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 14। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो टोटल वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करते हैं कितनी आ रही है, फोर्टी नाइन। ये वैल्यू आ रही है आपकी 49। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है 49, तो ये 100 ऑफ रुपीस में है, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये इंटू 100 ऑफ रुपीस लिया है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4900। तो जब आप इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो टोटल आपका जो कॉस्ट होगा वो 4900 रुपीज का होगा, और वो जो 4900 रुपीज है वो मिनिमाइज कॉस्ट होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको सब असेंबली 1 जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 से, सब असेंबली 2 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 से, सब असेंबली 3 जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 से, और सब असेंबली 4 जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगा, और वो मिनिमम कॉस्ट होगा आपका 4900 रुपीज का। तो ये क्वेश्चन हमने एक देखा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और हम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब प्रॉपरली असाइनमेंट एक ही बार में हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि असाइनमेंट एक बार में नहीं हो पाता है, तो प्रोसेस फिर किस तरीके से हमें फॉलो करना है वो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें।
तो हमारे पास 4 डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है, M1, M2, M3 और M4। यहाँ आएंगी मशीन्स और हमें जो जॉब्स असाइन करना है यहाँ रहेंगे जॉब्स। मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है M1, M2, M3 एंड M4। जॉब्स जो हमें बनवाना है वो है J1, J2, J3 और J4। ये 4 डिफरेंट जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, देयर आर 4 machines and 4 jobs are to be manufactured on these machines। और क्या फाइंड आउट करना हमें इसमें कि टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज कर सके। तो फिर से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने का है। टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब जो कॉस्ट यहाँ पर दी गई है, कॉस्ट को देख लेते हैं हम। कॉस्ट हमारे सामने 57116, 57116। सेकंड है 8596, 8596। नेक्स्ट है 4710, 4710, 10483, 10483। तो अगर क्वेश्चन को समझे तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि आपके पास 4 डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है और आपको 4 डिफरेंट जॉब्स J1, J2, J3, J4 की मैन्युफैक्चरिंग करना है। अगर आप मशीन 1 पर जॉब 1 प्रिपेयर करवाते हैं तो आपको 5 मिनट्स का कॉस्ट वहां पर लगेगा। आप अगर मशीन 2 पर जॉब नंबर 1 प्रिपेयर करवाते हैं तो आपको 7 यूनिट कॉस्ट लगेगा। इस तरीके से आपको डिफरेंट मशीन्स के कॉस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये चेक करना है कि किस मशीन पे हम कौन से जॉब का असाइनमेंट करें ताकि हमारा टोटल जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और प्रोसेस भी वैसे ही लगाना है। लेकिन अगर एक बार में असाइनमेंट फुलफिल नहीं होते हैं तब फिर हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने फॉलो की थी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि हर रो का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और उस मिनिमम एलिमेंट को हमें अदर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम जो है देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हर रो वाइज हम चेक करते जाएंगे और उसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो देयर आर 4 rows and 4 columns। machine 1, M1, M2, M3, M4। there are jobs J1, J2, J3 and J4। ठीक है, तो फर्स्ट रो का अगर हम देखते हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 5। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम other elements of the row 1। what will we get? 5 minus 5 0, 7 minus 5 2, 11 minus 5 6 and 6 minus 5 1। next in second row the smallest element is again 5, so subtract 5 from other elements, we will get 8 minus 5 3, 5 minus 5 0, 9 minus 5 4, 6 minus 5 1। ठीक है, in row number 4, row number 3 the smallest element is 4, so subtract 4 from other elements। 4 minus 4 0, 7 minus 4 3, 10 minus 4 6,
and 7 minus 4 3. Now in row number 4 the smallest element is 3, so subtract 3 from other elements. 10 minus 3 7, 4 minus 3 1, 8 minus 3 5 and 3 minus 3 0. तो जब आप ऐसा कर लेते हैं कि हर रो का मिनिमम एलिमेंट सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको नया कोई मैट्रिक्स मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपको लगाना पड़ती है कॉलम वाइज। तो कॉलम में भी हम चेक करते हैं कि हर कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस कॉलम के अदर एलिमेंट्स जितने भी होते हैं या जितने भी एलिमेंट उसमें है उस कॉलम में उनमें से हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम अदर एलिमेंट की जगह फ्रॉम ईच एलिमेंट लिखना यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा, फ्रॉम ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ दैट रो। तो सेकंड स्टेप होगी सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each column from every element of that column, ठीक है। तो बनाते हैं हम फिर से मैट्रिक्स। There are four machines, M1, M2, M3 and M4. Jobs are J1, J2, J3, J4. तो कॉलम वाइज देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 0 ही है, तो फिर अगर 0 को माइनस भी करते हैं तो कॉलम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वैल्यू तो सेम हो जाएगी 0 3 0 7 0 3 0 7। सेकंड कॉलम में भी एक 0 आ रहा है, दैट मींस इस कॉलम की भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, 2 0 3 1 2 0 3 1। थर्ड कॉलम को अगर देखते हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 को हम अदर एलिमेंट से सबट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 6 minus 4 2, 4 minus 4 0, 6 minus 2 2, 5 minus 4 1। लास्ट वाला कॉलम जो है इसमें फिर से सारे एलिमेंट जो है इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 0 है, इसलिए इन सभी एलिमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 1 3 0। जब ये दो स्टेप हम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है असाइनमेंट की। तो थर्ड स्टेप में हमें असाइनमेंट देना होता है। असाइनमेंट देना दैट मींस हमें असाइन करना पड़ता है कि कौन सा पर्टिकुलर जॉब किस मशीन के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और रूल आपको पता ही पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है वो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है या नहीं है। दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है, दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, और इस केस में आपके जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आना चाहिए वो भी 4 आना चाहिए। अगर 4 से कम असाइनमेंट यहाँ पर होते हैं तो फिर आपको प्रोसेस फर्दर एक्सपांड करना पड़ेगी, और जब तक कि टोटल असाइनमेंट 4 नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक से ज्यादा बार आपको ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करना पड़ सकती है। तो हम देखते हैं स्टेप वाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर आप रो देखें तो आपको इसमें सिंगल 0 ही दिख रहा है, तो आपको यहीं पे असाइनमेंट देना पड़ेगा। इसमें जब आप असाइनमेंट करेंगे तो इस कॉलम में आने वाले और इस रो में आने वाले जितने भी 0 होते हैं वो ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाते हैं, दैट मींस आप वहां पर असाइनमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मशीन M1 को मैंने असाइनमेंट दे दिया है जॉब J1 का, तो अब ये मशीन M1 पे और कोई सा जॉब आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। सेकंड वाले की बात की जाए, अगर सेकंड रो में हम देखें तो सेकंड रो में भी हमें 2 जीरोस मिल रहे हैं, तो हम फर्स्ट वाला 0 जो है उसको अगर असाइन कर देते हैं तो नेक्स्ट 0 जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
इसका मतलब ये मशीन 2 जो है वो जॉब J2 की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नेक्स्ट J3 में तो किसी तरीके का कोई असाइनमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो J4 में असाइनमेंट हम दे सकते हैं, तो J4 में आप असाइनमेंट यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये असाइनमेंट आपके प्रॉपर असाइनमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या ये जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है, दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका 4 है, तो आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट भी 4 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हेलो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सर। असाइनमेंट आर लेस देन द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस केस में फिर हमें एक दिक्कत होगी कि ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने मशीन 3 को जॉब 3 के लिए कोई सी भी मशीन अभी तक सिलेक्ट आप नहीं कर पाए। तब आपको फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर असाइनमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अलग से स्टेप्स लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर ये स्टेप हम सही से नहीं अप्लाई करते हैं तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से देखिएगा स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूँ, और साथ साथ में आपको करके भी बताऊंगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगी चीजें। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगी, मार्क ए राइट मार्क द रोज फॉर विच असाइनमेंट हैज नॉट बीन मेड। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा रो देखना है कि जिसके लिए असाइनमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और अगर असाइनमेंट वहां पर नहीं हुआ है तो उसके आगे आपको एक राइट का निशान लगा देना। तो लिखते हैं हम स्टेप और ऑप्टिमलिटी। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है मार्क ए टिक, मार्क ए राइट टिक against the row for which there is no assignment। सीधे शब्दों में समझे तो जिस भी रो में कोई असाइनमेंट नहीं मिला है उस रो के आगे आपको एक राइट का निशान लगा लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इस रो के सामने आपको देखना रहेगा कि किस कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है। तो जो रो आपने सिलेक्ट की है उस रो में आप देखिए जीरो कहाँ पे आ रहा है। तो इस रो में जीरो आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो जिस कॉलम में ये जीरो आ रहा है उस कॉलम के नीचे आप यहाँ पर एक राइट का निशान लगा लीजिए। सेकंड स्टेप ये रहेगी कि जिस रो के आगे आपने टिक मार्क किया है उस रो में जो जीरो आता है उस जीरो वो जीरो जिस भी कॉलम में आ रहा है उस कॉलम के वहां पर आपको एक राइट का टिक मार्क लगाना है। तो लिखते हैं इसे हम, मार्क एट राइट टिक, मार्क ए राइट टिक against the column that contain a zero, that contain a zero in marked row। जो पहले से आपने मार्किंग वाली रो ले रखी है ना, उस रो में जो भी जीरो आएगा उस कॉलम को के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहेगी कि आप जिस कॉलम के वहां आपने राइट का निशान लिया है उसमें देखेंगे कि आपने असाइनमेंट कहाँ किया है। जिस कॉलम में आपने राइट का निशान लगाया है उस कॉलम में हम चेक करेंगे कि कहाँ पर आपने असाइनमेंट दिया है। तो आपने फर्स्ट वाली रो में असाइनमेंट दिया है, तो इस फर्स्ट रो के आगे आपको फिर से एक राइट का निशान लगाना है। ठीक है,
तो जिस कॉलम के आगे आपने राइट का टिक मार्क किया था उस कॉलम में हम देखेंगे कि असाइनमेंट कहाँ पे दिया है। जहां असाइनमेंट दिया है, जिस भी रो के लिए असाइनमेंट दिया है उस रो के सामने, मतलब फर्स्ट रो के सामने आप वहां पर एक टिक मार्क लगा लेंगे। तो थर्ड स्टेप हम लिख सकते हैं, मार्क ए राइट टिक against the row which has an assignment in marked column। निशान लगाए गए कॉलम में अगर कहीं असाइनमेंट है तो। ठीक है, इतनी ये दो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट थी। जो अभी 3 स्टेप हमने देखी ये कंप्लीट हुई। इसके बाद क्या करना पड़ता है? इसके बाद अगर ये यहाँ पर तो सिंगल सिंगल वाला केस था तो काफी इजीली हो गया, लेकिन अगर इससे ज्यादा होते हैं तो आपको ये सारी स्टेप जो है, ये तीनों स्टेप इन सभी रोज और कॉलम्स के लिए लगाना पड़ती है। लेकिन यहाँ अभी इस केस में मुझे लग नहीं रहा जरूरत है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये बताती है कि जिस रो में आपने टिक लगाया है उन रो को छोड़ के बाकी जो रो है उनपे ऐसी एक डॉटेड लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, तो एक और एक यहाँ पर भी है, इस पे भी आप ऐसी डॉटेड लाइन खींच लीजिए। और जिस कॉलम में आपने टिक मार्क लगाया है उस टिक मार्क वाले कॉलम के ऊपर आप इसी डॉटेड एक लाइन बना लीजिए। समझिएगा बात को। जहां पर राइट लगाया गया है उस रो को छोड़कर राइट का निशान नहीं लगा है जिस रो में, उसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं आप या डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। तो रो नंबर 2 और रो नंबर 4 के आगे हमने टिक मार्क नहीं लगाया तो इस पर हमने डॉटेड। हेलो। हेलो हेलो हेलो। लाइट गई है, लाइट गई है। हाँ वो लाइट गई। सॉरी फॉर इंटरप्शन भैया, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यस सर। अभी हमने देखा ऑप्टिमम अगर करना है तो 3 स्टेप आपको यहाँ पे स्टार्टिंग की फॉलो करना पड़ेगी। सबसे पहले आपको वो रो देखना पड़ती है जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं किया गया तो उस रो के आगे आप राइट का निशान लगा लें। फिर इस रो में आने वाला जो जीरो है उसको चेक करें, जीरो कहाँ पे आ रहा है। जहां भी जीरो आ रहा है उस कॉलम में आप एक राइट का टिक मार्क कर लें। फिर इस कॉलम में आप देखिए कि कहाँ पे असाइनमेंट आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो रो है उसमें आप वहां पर एक राइट का टिक मार्क कर लीजिए।
फिर जहाँ पे भी जिस रो में आपने राइट का निशान लगाया है उस रो को छोड़कर बची हुई जितनी रो है उसके ऊपर एक लाइन खींच लीजिए। आप लाइन भी खींच सकते हैं, डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो कॉलम जिसमें आपने राइट का निशान लगाया है उस कॉलम में भी आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुई। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना रहेगा, फोर्थ स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो भी मैट्रिक्स आपके पास रिमेनिंग है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता है उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको बाकी सारे एलिमेंट में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और जो रो वाइज आ रहे हैं, रो वाइज जो आ रहे हैं उस वाले में मतलब जहां पर आपने लाइन खींची है जिस रो में, उस रो में आपको कुछ नहीं करना है और उसको रिमेनिंग जो रो है जहां पर आपने राइट का निशान नहीं लगाया है वहां पर माइनस करना है। तो जो भी मैं कह रहा हूं उसको मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो अगर हम देखें तो जीरो के अलावा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस पूरे मैट्रिक्स में दिख रहा है वो है 1। तो हम लिखते हैं m1 m2 m3 एंड m4। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। और इसका मैट्रिक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जहां पर डॉटेड लाइन हमने खींची है या जहां पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट्स है, उसको छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट्स है उसे हमें जो लाइन पर नहीं आ रहे हैं उन एलिमेंट में से, अब जीरो तो लाइन पे आ रहा है, जीरो को तो हमने यही लिख लिया। जीरो के अलावा 2 जो है, अब इस पूरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, फिर 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो इस तरीके से आपको एक ये फर्स्ट रो की कंडीशन मिलेगी। सेकंड वाली जो रो है, सेकंड वाली रो में आपको ये देखना है कि अगर दो लाइन कहीं क्रॉस होती है तो जहां पे क्रॉस वाला एलिमेंट है, जहां पे दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसमें आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करना पड़ता है, उसमें आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 3 है वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 1 4, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो इस रो में आएंगे जिसके ऊपर की लाइन ड्रॉ की गई है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, तो उसे हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 1। आई थिंक ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट फिर जो करना है हमें, अगली वाली जो स्टेप है उसमें जीरो वाला एलिमेंट जो है वो लाइन के ऊपर आ रहा है तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। बाकी जो एलिमेंट है 3 2 3, इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 को माइनस करेंगे तो 3 - 1 2, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2। तो इस तरीके से हमको एलिमेंट मिल जाएंगे 0 2 1 2। लास्ट वाली जो लाइन है, लास्ट वाली जो रो है उसमें आपको फिर से जो 7 वाला एलिमेंट है, 7 जो दिख रहा है वो आपको इंटरसेक्शन पे दिख रहा है। 7 जो है वो फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 करना पड़ेगा। तो हम 7 + 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। बाकी जितने भी लाइन पे एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, तो 1 1 0 जो है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे 1 1 0, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेप था ये कंप्लीट होता है। अब फिर से आपको ये करना है कि आपको फिर से असाइनमेंट देके देखना है कि आपके जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो टोटल आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होते हैं या नहीं। तो फिर अगली स्टेप स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अगले स्टेप में फिर से असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं हम।
तो मान लीजिए कि मैं अगर असाइनमेंट देना स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट वाला जो रो है, अभी मैं इसमें असाइनमेंट नहीं देता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट रो में असाइनमेंट दूंगा तो क्या नुकसान होगा मुझे, मेरा इस रो का लास्ट वाला जीरो जो है वो क्रॉस हो जाएगा, और इस रो का जो ये जीरो है, दो जीरो मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसा करने से। तो मैं इस रो में असाइनमेंट अभी नहीं देता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ सेकंड रो के लिए। तो सेकंड रो में अगर मैं यहाँ असाइनमेंट दे देता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही जीरो का नुकसान होगा, मेरा एक ही जीरो जो है वो क्रॉस होगा, तो मैं अभी यहाँ असाइनमेंट कर सकता हूँ। थर्ड वाली रो के लिए अगर देखें हम, तो थर्ड वाली रो में एक ही एलिमेंट है जीरो, तो हम इसे इजीली असाइनमेंट दे सकते हैं। और फोर्थ वाली रो में अगर मैं असाइनमेंट देता हूँ यहाँ पर इस जीरो को, तो जब इस जीरो को असाइनमेंट देंगे तो इस कॉलम में आने वाला एक जीरो जो है वो क्रॉस हो जाएगा। और मैंने जब यहाँ असाइनमेंट इस जीरो पे दिया है तो ये जीरो भी क्रॉस हो चुका है। तो कुल मिला के अभी भी यहाँ सिचुएशन ये बन रही है कि फर्स्ट वाली जो रो है उसे कोई असाइनमेंट नहीं मिला है, सेकंड रो को एक असाइनमेंट है, थर्ड रो में एक असाइनमेंट है, फोर्थ रो में एक असाइनमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में एक असाइनमेंट है, लेकिन थर्ड कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ कॉलम में एक असाइनमेंट है। तो हर रो में और हर कॉलम में एटलीस्ट एक असाइनमेंट होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। तो फिर सिचुएशन क्या रहेगी, फिर से आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। जो स्टेप हमने वहाँ 1 2 3 लिखी है वो स्टेप फिर से हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक कि हमें नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल नहीं मिल जाते। तो फिर से फर्स्ट स्टेप पढ़िए क्या है, मार्क राइट अगेंस्ट द रो फॉर विच देयर इज नो असाइनमेंट। तो कौन सी रो ऐसी है जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ, उसके आगे राइट लगा लो। फर्स्ट वाली रो है, उसके आगे हमने राइट का मार्क लगा लिया है। फिर सेकंड स्टेप हमें ये देखना रहेगी कि मार्क द राइट अगेंस्ट द कॉलम दैट कंटेन ए जीरो। तो इस रो में जहां पे जीरो आ रहा है, एक जीरो यहाँ मिल रहा है और एक जीरो यहाँ मिल रहा है, इन दोनों जीरो, ये दोनों जीरो जिस कॉलम में आ रहे हैं उन कॉलम के वहां नीचे की तरफ आप एक राइट का निशान बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मार्क द राइट अगेंस्ट द रो विच हैज एन असाइनमेंट इन द मार्क्ड कॉलम। तो मार्क्ड किए गए कॉलम में जिस रो में भी आपको असाइनमेंट दिख रहा है उस रो के आगे आप फिर से एक लाइन बना लीजिए। तो इस मार्क किए हुए कॉलम में यहाँ पर असाइनमेंट है, दैट मींस रो नंबर 3 पे आपने एक राइट लगा लिया। और सिमिलरली जो कॉलम नंबर 4 है उसमें फोर्थ वाली रो में एक असाइनमेंट दिया गया है, तो हमने एक राइट यहाँ पे भी बना लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर प्रोसेस ये बोलती है कि अगर जिन भी रो के आगे आपने राइट लगाया उनको छोड़कर बाकी जो बची हुई रो है उस पे आप एक लाइन खींच लीजिए, डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी आप वहां पर ले सकते हैं, कंटिन्यूस लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने एक बना ली इस पे। फिर जिस कॉलम में आपने राइट लगाया है, जिस कॉलम में आपने राइट लगाया है उन कॉलम पर भी आप लाइन खींच लें। तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम पे हमने एक लाइन खींच ली है। ठीक है, तो ये आपको फिर से एक नया रिड्यूस मैट्रिक्स यहाँ पर मिल रहा है। आगे की जो स्टेप है मैं वहां साइड में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि फिर से आपको ये चेक करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा बच रहा है पूरे एलिमेंट मैट्रिक्स में। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें 1 ही दिख रहा है, तो पहले तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, M1 M2 M3 एंड M4। यहाँ पे है जॉब 1 J1 J2 J3 एंड J4। ठीक है, तो देखिएगा
फर्स्ट वाली रो में अगर हम देखें तो 0 जो है वो लाइन पे आ रहा है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे यहाँ लिख देते हैं। फिर बाकी जो 1 1 बच रहे हैं तो इन 1 में से हम इस पूरे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी 1 ही है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। फिर से ये जो 0 है वो इंटरसेक्शन, ये 0 जो है वो लाइन के ऊपर आ रहा है 0 वाला एलिमेंट, इसलिए हमें इसे सिंपल ऐसे ही लिखना रहेगा, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 0। ठीक है, नेक्स्ट रो की बात करें तो नेक्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, तो यहाँ लिख दीजिए आप 5। बाकी एलिमेंट्स इसके लाइन के ऊपर है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है 0 0 1। नेक्स्ट अगर थर्ड वाले एलिमेंट की बात करें तो 0 जो है वो लाइन के ऊपर आ रहा है, वर्टिकल लाइन में आ रहा है, कॉलम वाली लाइन में आ रहा है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन बचे हुए जो एलिमेंट है 2 और 1, उसमें से हम 1 को माइनस करते, तो 2 - 1 1 और 1 - 1 0। लास्ट वाला एलिमेंट जो 2 है, अच्छा इसमें 4 वाला जो आ रहा है इसमें एक 1 भी है जो कि इंटरसेक्शन पे आ रहा है, हम इसे देखना भूल गए थे। ये 1 जो है इसमें भी 1 में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो ये 1 + 1 होके ये 2 हो जाएगा। थर्ड वाली लाइन में 2 - 1 1 हो गया, 1 - 1 0। 2 वाला जो एलिमेंट है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट अगर 8 की बात करें तो वर्टिकल लाइन में आ रहा है इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही 8। फिर 1 और 1 जो है वो ना तो किसी वर्टिकल लाइन में कंटेन है ना किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इसलिए हमें इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। और लास्ट वाला 0 क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आ रहा है इसलिए उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हम ये स्टेप फाइनल स्टेप तक मुझे लग रहा है पहुंच चुके हैं। अब आप असाइनमेंट देना स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो रो है इसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट को ही असाइनमेंट अगर दे देता हूँ तो बाकी जो 0 है वो सारे क्रॉस हो जाएंगे। सेकंड वाले रो में अगर मैं यहाँ पर सेकंड इस 0 को असाइनमेंट दे देता हूँ तो बाकी बचा हुआ 0 जो है और इस रो में नहीं, अगर हाँ इसको अगर असाइनमेंट दे देते हैं तो इसमें ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जब मैंने यहाँ असाइनमेंट दिया था तो ये 0 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका होगा, तो एक 0 यहाँ बच रहा है, इससे असाइनमेंट दे देते हैं हम, तो यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। और लास्ट वाला एक 0 बच रहा है जिसे हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें हम तो नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है हमें 1 2 3 4 मिल चुके हैं। अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे 4 हो गए हैं तो ये जो भी क्वेश्चन है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। और सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लेंगे। 5 है यहाँ पर, 5 प्लस नेक्स्ट वाले में भी 5 है, 5 + 5। नेक्स्ट वाले में 0 के करस्पॉन्डिंग 10 है तो 10, और लास्ट वाले में कॉस्ट जो है वो है 3। तो इस तरीके से 23 यूनिट्स की ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस असाइनमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि मशीन 1 जो है वो J1 एलिमेंट बनाए प्रिपेयर करेगी, मशीन M2 जो है वो J2 वाला प्रिपेयर करेगी, मशीन M3 जो है वो J3 जॉब को प्रिपेयर करेगी, और मशीन M4 जो है वो J4 जॉब को प्रिपेयर करेगी। अगर ये इस टाइप से आप असाइन करते हैं तो इस केस में आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज होगा। तो आज का लेक्चर यही फिर खत्म करते हैं।